हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे 100 एमसीक्यू इकोनॉमिक्स का पार्ट 2। यानी कि आज की वीडियो में आपको 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जिनको बिफोर एग्जाम जरूर एक बार देख लेना है। क्या पता कौन सा क्वेश्चन किस वे में टकरा जाए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, छोटे क्वेश्चन हो चाहे बड़े क्वेश्चन हो। तो अभी हम पूरा का पूरा एक तरीके से मैक्रो और इंडियन दोनों का रिवीजन करेंगे। लेकिन अगर आपने पहले के 50 क्वेश्चन नहीं देखे तो एक बार यार उनको भी देख लेना और फिर इनको देखना। जब दोनों 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तब आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करोगे। 20 मार्क्स का आता है जो एमसीक्यूज आता है या 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर का होता है। और मैंने आपसे कहा था हर एक चैप्टर वाइज भी इसको अच्छे से रिवीजन करना। अभी करना क्या आप लोगों को, अपनी नोटबुक निकालो, उसमें नंबरिंग करो 1 2 3 4 करके 50 तक। और जैसी वीडियो में स्टार्ट करूं, मतलब कि स्लाइड दिखाना चालू करूं, आप उसका पूरा का पूरा देख वीडियो तो मतलब कि तुरंत ही पॉज कर लेना वीडियो को और खुद ही समझ के खुद ही आंसर देना। लाइक पहले का बी है या किसी का कुछ ब्लैंक है तो उसका आंसर दे देना, मैच द फॉलोइंग उसका आंसर दे देना। उसके बाद जब मैं वीडियो प्ले करूंगा तो आप चेक करना कि आपका आंसर सही कि नहीं। पहले आपने 1 का आंसर दिया बी, मैं फिर वीडियो प्ले करना, आप देखना कि मैंने बी बताया है, ठीक है। जो गलत होगा ना क्लास, उसका एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा आपको, तो उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ के उसको कॉपी में नोट डाउन करके रख लेना ताकि बिफोर एग्जाम एक बार आप उसे देख सको, यानी कि वो आपका गलत हुआ है। तो इस तरीके से करोगे तो पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाएगा। 30 मिनट्स का मुझे टाइम चाहिए आपसे, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिफाइन इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है क्लास? द पर्सन हु बियर द बर्डन ऑफ टैक्स डज नॉट हिमसेल्फ डिपोजिट इट विद गवर्नमेंट। क्लियर है यहां तक? द पर्सन, आप कोई दूसरा डेफिनेशन भी लिख सकते हो, नो इश्यू, जरूर नहीं कि यही वही लिखो जो मैं लिखवा रहा हूं। द पर्सन हु बियर्स द बर्डन ऑफ टैक्स डज नॉट हिमसेल्फ डिपोजिट इट विथ गवर्नमेंट। क्लास एग्जाम्पल इसका क्या है? जीएसटी, यानी कि जिसके ऊपर टैक्स का बर्डन है वो सरकार को टैक्स नहीं जमा कराता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। क्लियर है क्लास? और ये शिफ्टेबल इन नेचर होता है, अपना बर्डन जो है वो किसी और पे शिफ्ट कर सकते हो। स्टेट एनी 3 नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट कौन से होते हैं सरकार के? नॉन टैक्स, लाइक फीस, फाइन, पेनल्टीज, ठीक है। ये जो क्लास है ये आपका नॉन टैक्स जो है वो है, यानी कि फीस, फाइनल पेनल्टी, या क्लास इंटरेस्ट मिल रहा है सरकार को, या क्लास कोई गिफ्ट डोनेशन चैरिटी मिल रहा है, ये नॉन टैक्स है, ये अदर देन टैक्स है। टैक्स और नॉन टैक्स ये दो रिसीट होते हैं रेवेन्यू रिसीट के अंदर, तो ये आपका नॉन टैक्स रिसीट है, सिर्फ नाम लिखना है। रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो फैक्टर सर्विसेज। आप मुझे बताओ, टू सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड और फर्म है, तो जो फैक्टर सर्विसेज है वो हाउस होल्ड से कहाँ जाता है? फर्म। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योरशिप, तो वो हाउस होल्ड से कहाँ जाता है? फर्म। तो आप देखो हाउस होल्ड टू फर्म कोई ऑप्शन है? बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट है, हाउस होल्ड टू फर्म। पूरा रिवीजन हो जाएगा, ध्यान रखना। अ कंट्री बीओटी इज 500 करोड़, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। एक मुझे बात बताओ, बीओटी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बीओटी 500 करोड़ है, एक्सपोर्ट जो है वो 650 है। यू हैव टू कैलकुलेट इंपोर्ट्स, तो इंपोर्ट यहाँ पे आ जाएगा 650 माइनस 500, तो जो इंपोर्ट आएगा क्लास वो कितना आएगा? 150 करोड़। चेक करो ऑप्शन में है कहीं पे? बिल्कुल, तो सी ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट है। एमपीसी बीइंग टू 0.5, फटाफट वीडियो पॉज करो और अपने आप कैलकुलेट करो। ये चेंज इन सी है, डेल्टा सी आपको निकालना है और डेल्टा वाई आपको 100 दिया हुआ है। एमपीसी 0.5, बच्चों अगर एमपीसी 0.5 है तो एमपीएस कितना होगा? 1 माइनस एमपीसी यानी कि 0.5। और के का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन एमपीएस यानी कि 0.5, तो के जो आ गया 2 टाइम्स है। फिर के का फॉर्मूला क्या होता है क्लास? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। क्लियर है? यहां तक के का जो फॉर्मूला है वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई है। अच्छा, आप एक तरीके से और निकाल सकते हो, यहाँ पे डेल्टा आई तो दिया हुआ नहीं है, तो आप इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला ना ही लगाओ, तो आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते हो। कैसे? अगर क्लास आपको एमपीसी दिया हुआ 0.5, तो सीधा आप कुछ नहीं करना, सीधा एमपीसी का लगा दो फॉर्मूला। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? 0.5 इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, तो डेल्टा सी जो आएगा वो आएगा 50। यानी कि अगर मेरी इनकम 100 रुपए से बढ़ेगी तो मेरी जो कंजप्शन है वो 50 रुपए से बढ़ा दूंगा मैं, यानी कि एक्स्ट्रा इनकम जो मेरे को मिली है 100 रुपए, उसका 50 खर्च कर दूंगा, यानी कि एमपीसी 50% है और 50% बच जाएगा, यानी एमपीएस भी 50% है। स्टेट ट्रू और फॉल्स। डेप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी लीड्स टू डिक्रीज इन कंट्री एक्सपोर्ट। क्या डेप्रिसिएशन होता क्या है? $1 50 का था, अब $1 जो है वो 60 रुपए का आ गया। इसको कहते हैं हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू कम हो गई, इसमें एक्सपोर्ट हम ज़्यादा करेंगे और जो इंपोर्ट है वो हम कम कर पाएंगे, क्योंकि डॉलर महंगा हो गया तो हमारा एक्सपोर्ट जो है
वो ज़्यादा होगा और इम्पोर्ट जो है वो कम होगा। तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा फॉल्स। ध्यान रखना, डेप्रीशिएशन में एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इम्पोर्ट घटेगा, एप्रिसिएशन में एक्सपोर्ट घटेगा और इम्पोर्ट बढ़ेगा। नेशनल इनकम की बात करें तो वही भी सेम ही होगा। डेप्रीशिएशन में आपका जो नेशनल इनकम है वो बढ़ेगा और एप्रिसिएशन में नेशनल इनकम घटेगा। मैं जितनी भी वीडियो बता रहा हूँ क्लास, जो चीज़ मेरे माइंड में आ रही है इंपॉर्टेंट पास्ट ईयर में आ चुका है वो सारी डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर आप उसको अच्छे से कर लो तो हो जाएगा, डोंट वरी। लेकिन आप वीडियो कंटिन्यू फॉलो करो, ये नहीं कि 10 क्वेश्चन देखा छोड़ दिया। एंड तक देखो, अगर आपको पूरा रिजल्ट चाहिए तो पढ़ो भी पूरा, थोड़ा रिजल्ट चाहिए तो थोड़ा पढ़ो, आपकी मर्जी है। एमपीसी की वैल्यू क्या होती है? 0 to 1। एमपीएस की वैल्यू 0 to 1। के की वैल्यू 1 to इन्फिनिटी। एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1। लेकिन अगर एमपीसी प्लस एपीएस बोल देगा तो वो कोई फॉर्मूला नहीं होता। बाकी आप ध्यान रखना कि जो एमपीसी है उसकी वैल्यू, एमपीएस की वैल्यू, के की वैल्यू ध्यान रखना। और एमपीसी का के साथ होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप और एमपीएस का होता है के साथ इनवर्स रिलेशनशिप। सरप्लस बजट इज दैट वेयर डैश इज ग्रेटर देन। क्लास सरप्लस बजट में टोटल रिसीट जो है वो ज्यादा होता है किससे? टोटल एक्सपेंडिचर से। सिंपल। एमपीएस इज एक्सप्रेस्ड एज, एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? अभी बताया था क्लास, एमपीएस मतलब चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। ये एस है तो चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? जो पुराने टाइम से चला हुआ आ रहा है, लाइक कोल क्लास, पेट्रोलियम, वो क्लास जो है वो कन्वेंशनल है। और नॉन कन्वेंशनल कौन सा होता है? लाइक सनलाइट एनर्जी, ठीक है, हाइड्रो एनर्जी, ये सब। दी फेनोमेनन ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऐसा फेनोमेनन जहां पे आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, अच्छी सैलरी के लिए, प्रेफरेबली अब्रॉड, विदेश चले जाते हो। क्लास क्या बोलते हैं उसको? माइग्रेशन। दिमाग में आ जाएगा चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो माइग्रेशन में क्या होता है क्लास कि हम एक गांव से या एक देश से दूसरे गांव या दूसरे शहर, दूसरे देश में चले जाते हैं। चलो बताओ, द रेशियो ऑफ लेबर फोर्स टू टोटल पॉपुलेशन इज नोन एज। लेबर फोर्स टू टोटल पॉपुलेशन, टोटल वर्किंग पॉपुलेशन अपॉन लेबर फोर्स, इसका जो रेशियो होता है वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है। क्या होता है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अच्छा, वर्क फोर्स क्या होता है बताओ? वर्क फोर्स जितने लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। द एस इन आयुष स्कीम स्टैंड फॉर, अब मुझे हर एक बच्चा AYUSH, अगर आप सीरियस हो तो क्लास कमेंट सेक्शन में आप इसकी फुल फॉर्म लिखो। जिनको नहीं आता क्लास कोई बात नहीं, आप मजे लो, आप इंजॉय करो। अभी आपको आयुष मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी लिखवाया था, फिर भी आपने नहीं पढ़ा, तो रिजल्ट जो होगा आपके उसका नतीजा होगा, आपकी मेहनत का नतीजा। सब क्लास आयुष फटाफट मुझे बताओ आयुष का फुल फॉर्म क्या है और इसमें एस जो है वो क्या है। तो मैं एस का बता देता हूँ क्लास आपको। एस मतलब होता है सिद्धा, ठीक है क्लास। स्टेट द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, आप बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है गलत है। कम ऑन फटाफट। आउटसोर्सिंग इज गुड फॉर इंडिया बिकॉज इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑन लार्ज स्केल। बच्चों पता होना चाहिए आउटसोर्सिंग क्या होता है। बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी कि जो काम मैं नहीं कर पाता मैं उस काम को किसी और को दे देता हूँ, वो काम करता है। एग्जाम्पल, अगर मुझे ये नोट्स टाइप नहीं करने, मुझे रिसर्च पे काम करना है, मुझे ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाने हैं, उसको टाइप करने का, उसको फॉर्मेट करने का, मेरी वीडियोस को एडिट करने का काम मैं किसी और को दे देता हूँ। दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग, यानी कि मैं उस काम को नहीं कर रहा जो मेरे लिए नॉन टेक्निकल है, मैं वो सारे काम जो है किसी और को दे रहा हूँ जो इस चीज का एक्सपर्ट हो। क्लियर है? और मैं उसे कुछ पैसे देता हूँ, तो इससे क्या होता है, उसका फायदा होता है, वो पैसे कमा पाता है। तो आउटसोर्सिंग बिल्कुल इंडिया के लिए अच्छा है। यहाँ पे रोजगार मिलता है, बाहर देश से लोग इंडिया में काम देते हैं, कॉल सेंटर वगैरह में लोग काम करते हैं और अच्छा खासा पैसा भी जनरेट करते हैं। डेक्स सेक्टर, चलो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है क्लास। कौन सी सेक्टर है इकोनॉमी की जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है? 3 सेक्टर होता है, बताओ कौन कौन सा? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी। तो सबसे ज्यादा जो क्लास वो कंट्रीब्यूट करता है वो सर्विस सेक्टर है, यानी कि जो टर्चरी सेक्टर है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, ठीक है, सबसे ज्यादा। पहले एग्रीकल्चर था, अब टर्चरी है। The government set up the Central Pollution Control Board to control। क्लास सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बताओ किस चीज को कंट्रोल करने के लिए होता है? एयर पॉल्यूशन के लिए, बेसिकली एयर पॉल्यूशन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंट्रोड्यूस इन चाइना, बताओ क्लास। ग्रेट लीप फॉरवर्ड, वन चाइल्ड पॉलिसी, प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन और लुक ईस्ट पॉलिसी, कौन सा है? आपने अगर चैप्टर थोड़ा बहुत ही पढ़ा हो मेरी वीडियो से भी, तो इन तीनों का जिक्र तो है उसमें, ये कोई जिक्र नहीं है लुक ईस्ट पॉलिसी। तो ध्यान रखना लुक ईस्ट पॉलिसी जो है वो इंडिया का है, ठीक है, ध्यान रखना इंडिया का है, वो चाइना का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो करेक्ट है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से
जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, बताओ फटाफट सोचो क्या होगा, वीडियो पॉज करके सोच लो, टाइम चाहिए तो। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, या आप कह सकते हो एटॉमिक एनर्जी, जहां पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जिन्होंने डीपली पढ़ा है वही बता पाएंगे। अगर मैं बताऊंगा, अगर आपको ये चीजें आंसर्स में भी लिखने को आ सकती हैं, आंसर्स में भी अपने आंसर्स को बेटर करने के लिए आप ये चीज लिख सकते हो। मेल वर्क फोर्स इन प्राइमरी सेक्टर, प्लस प्राइमरी सेक्टर में जो मेल वर्क फोर्स है वो 45% है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में क्लास जो फीमेल का वर्क फोर्स है वो ज्यादा है। मैंने बताया था आपको, फीमेल लोग जो है गाँव में ज्यादा काम करती हैं एज कम्पेयर टू मेल वर्क फोर्स टोटल में। आप ये मत सोचना कि फीमेल ज्यादा काम कर, ज्यादा तो मेल ही है, लेकिन परसेंटेज निकालेंगे। अगर भाई किसी के 100 में से 20 नंबर है तो उसका 20% बना, किसी के 50 में से, सॉरी किसी के 20 में मतलब कि 30 में से 18 है तो उसका ज्यादा बनेगा, 60% बन जाएगा। तो यहाँ पे ये इसका मतलब टोटल टोटल तो कम है इसका, टोटल इसका ही ज्यादा मेल का, लेकिन परसेंटेज की बात करें तो गाँव में जितनी फीमेल्स हैं वो ज्यादा फीमेल्स काम करती हैं। और टर्चरी सेक्टर की बात करें, सर्विस सेक्टर की बात करें, तो वहां पे जो मेल का है वो 25% है, वहां पे मेल का ज्यादा है, और फीमेल का जो है वो कम है क्लास, वो 19% है। तो ध्यान रखना कि सर्विस सेक्टर में मेल का वर्कफोर्स ज्यादा है मतलब, और गांव में फीमेल का। सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है क्रिएट करता है, बताओ बताओ, सेंट्रल बैंक आरबीआई कंट्रोल करता है क्रिएट करता है क्लास, आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करता है, तो क्रिएट कौन करता है क्लास, कमर्शियल बैंक। अगर रेवेन्यू बजट में कोई डेफिसिट है, कोई कमी है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा है, किससे, रेवेन्यू रिसीट्स, इट कैन मेट, तो इसे पूरा कैसे करेंगे। अगर रेवेन्यू डेफिसिट में खर्चे ज्यादा हैं, कमाई कम है, तो इम्पोजिंग मोर इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि हम इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा लगाएंगे या डायरेक्ट टैक्स ज्यादा लगाए, या क्लास कैपिटल रिसीट, यानी कि जो है अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह बेच दें, हम बोरो कर लें, ये नन ऑफ दीज। तो मैं बता दूं क्लास आपको, रेवेन्यू डेफिसिट में हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम नहीं कर सकते, देश को डेवलप करने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, और रेवेन्यू रिसीट को हम बढ़ा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि देश गरीब है, आप टैक्स नॉन टैक्स चार्ज नहीं कर सकते, अभी गरीब लोगों से टैक्स कैसे चार्ज कर लोगे। इसका एक ही ऑप्शन है क्लास, सी ऑप्शन, यानी कि बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट को कहते हैं विड्रॉ मनी फ्रॉम कैपिटल रिसीट, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट आपकी कैपिटल रिसीट है। तो ध्यान रखना, रेवेन्यू डेफिसिट कैन बी फाइनेंस्ड बाय बोरोइंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट। When plan investment is equal to plan saving, there will be क्लास, अगर एस आई के बराबर है, अगर एस आई के बराबर है तो समझ लो इकोनॉमी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम मतलब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट में है, और वहां पे एस बी आई के बराबर होता है और एडीबी एएस के बराबर होता है। क्लियर है यहाँ तक? एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म विच लीड्स टू इंडिया डेवलपमेंट पाथ डैश द प्राइम, क्लास देखो इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडिया में हुआ कब, पता होना चाहिए, 1991 में। तो उस समय क्लास पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो क्लास हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म पे मेजर कंट्रीब्यूशन जो था वो किसका था क्लास, वो था डॉक्टर मनमोहन सिंह का। दैट टाइम मनमोहन सिंह क्या थे, मनमोहन सिंह की पद कौन सी थी क्लास में, बताओ कौन से मिनिस्टर थे, ये आपने कॉमेंट सेक्शन में बताना है। स्टेट टू कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कोई भी दो कॉजेज बता देना क्लास अनएम्प्लॉयमेंट का, कोई भी। एक्सेसिव पॉपुलेशन तो एक पॉइंट है ही है क्लास, आप बाकी आप लिख सकते हो कि लो एजुकेशन, ठीक है, बाकी पॉवर्टी, ये सब क्लास अनएम्प्लॉयमेंट के कारण है। द एजुकेशन पैरामिड ऑफ इंडिया, क्लास एजुकेशन पैरामिड इंडिया का कैसा है, मैं बना के दिखा देता हूँ क्लास आपको। आप मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, वीडियो पॉज करके टाइम लो और मुझे बताओ, क्योंकि अगर मैं आपको टाइम देने लगा ना वीडियो को चालू करके तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए, और इतना टाइम आपको पता है नहीं। तो अब एजुकेशन पैरामिड जो है वो इस तरीके से है, यानी कि छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा स्कूल्स कॉलेजेस हैं, और जैसे जैसे क्लास हायर चला आता है क्लास, वो सब कम है, लाइक एम्स है, ठीक है, या या फिर मान लो यहाँ पे कह लो कि जो आईआईएम है, तो ये सब क्वांटिटी जो है वो ऊपर जाके कम हो जाती है, यानी कि छोटे बच्चे तो बहुत घुसते हैं लेकिन एंड तक नहीं पहुंचते वो। तो उसका ऑप्शन क्या क्लास होगा, ए होगा, ध्यान रखना उसका जो ऑप्शन है वो ए होगा, यानी कि आप उसका ऑप्शन लिखोगे, ये वाला ऑप्शन जो है, ब्रॉडर एट द बेस, बेस जो है वो ब्रॉड है और कन्वर्स जो है वो टॉप पे। द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर इन रूरल एरिया हैव बीन डिक्लाइन, गांव के जो गरीब लोग हैं वो कम होते चले जा रहे हैं, क्यों? वो बर्थ कंट्रोल जो है वो फॉलो कर रहे हैं क्लास, देखो इसका तो कोई मतलब है नहीं। माइग्रेशन ऑफ पुअर फॉर मतलब पीपल टू सिटीज, सर जॉब, जॉब के लिए वो सिटी में चले जा रहे हैं वहां से। रिच लोग जो हैं वो क्लास अपने जॉब्स खोते चले जा रहे हैं और पुअर हो जा रहे हैं, तो क्लास देखो ये दो तो मुझे कोई सेंस लगा नहीं। ये बिल्कुल ठीक है कि गांव के लोग जो है वो माइग्रेट हो रहे हैं शहर की तरफ, इसीलिए गांव की जो तादाद है वो कहीं ना कहीं गरीब लोगों की कम होती चली जा रही है। डैश इज अ फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इन विच लैंड ऑनर अलाउ द टेनेंट,
टू यूज द लैंड इन रिटर्न। आपके गांव में भी ऐसा होता होगा, आप शेयरिंग पे दे देते हो कि भैया मेरी जमीन है, आप खेती बाड़ी करो, इसका केयर टेक करो और हमें थोड़ा बहुत अनाज भी दे दो। तो इसको बोलते हैं क्लास क्रॉप शेयरिंग। ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉप शेयरिंग। नेक्स्ट, in order to increase the performance of the PSU, the government handpicked 9 of them। क्लास देखो, 9 ऐसी कंपनीज हैं क्लास जिनको हम लोग नवरत्न बोलते हैं। क्या कहते हैं क्लास, नवरत्न। 9 ऐसी कंपनीज है जिनको बोलते हैं क्लास नवरत्न। तो अब आपको नवरत्न कंपनी के नाम जो हैं वो अगर आप याद कर लो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी याद हो तो कोई इशू नहीं। क्या पता क्लास पूछ रहे, लाइक एक दो एग्जांपल देता हूँ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गया, या इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड हो गया, एनबीसीसी हो गया। ठीक है, तो ये सब कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये ऐसी कुछ कंपनी है जो नवरत्न कंपनी है, महारत्न और नवरत्न। ठीक है, ध्यान रखना। बैलेंस ऑफ ट्रेड, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस है, लेकिन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसका, ओनली गुड्स का, यानी कि टेंजिबल्स का। ओके, प्लस नेट कैपिटल फॉर्मेशन। मैं बता दूं क्लास, नेट कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब इन्वेस्टमेंट, नेट कैपिटल फॉर्मेशन मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो अगर इन्वेस्टमेंट आएगा देश के अंदर तो होगा क्या, कॉस्ट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, डेप्रिसिएशन होगा या प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा। सीधी सी बात है, अगर इन्वेस्टमेंट आता है क्लास तो क्या होता है, हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ती है, फिर बाद में जाके इनकम बढ़ता है। समझ रहे हो, इसका ऑप्शन जो होगा वो ए करेक्ट है। नेशनल प्रोडक्ट माइनस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मुझे बताओ नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल और डोमेस्टिक में डिफरेंस होता क्या है क्लास, एनएफआईए का। ये ध्यान रखना आप, क्यों, क्योंकि देखो ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं एनडीपीएफसी, ये तो पता होगा आपको। ये नेशनल प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं एनएनपीएफसी। तो एन और डी का ही फर्क है, ठीक है, इन दोनों में। और एन और डी का फर्क क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल बना रहे हो तो अगर टू अब्रॉड लिखा हो तो साइन को चेंज कर देना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। जब न्यूमेरिकल बनाओगे तब आपको काम आएगा। अ डैश बैंक इज बैंक्स क्रिएट क्रेडिट, तो मैंने आपको समझा ही दिया था थोड़ी देर पहले, कौन सा बैंक क्रिएट करता है क्रेडिट को। तो क्लास क्रेडिट को जो बैंक क्रिएट करता है वो होता है कमर्शियल बैंक। क्लियर है, यहां तक। सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी से, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट से, लेकिन जो कमर्शियल बैंक है वो उसको क्या करता है क्लास, कमर्शियल बैंक क्रिएट करता है, मनी सप्लाई को बढ़ाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म पाकिस्तान टुक प्लेस, तो आपको बताओ क्लास, हमारी इंडिया में, पहले तो आप मुझे बताओ इंडिया में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हुआ कब हुआ, वो 1991 में। ध्यान रखना, इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म कब हुआ, 1991 में। पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ 1988 में, और चाइना में सबसे पहले 1978 में। तो आप ध्यान रखना, चाइना में 1978, लेकिन आपको पूछा क्या है, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का 1988। प्लीज कॉपी में लिख लेना इसको, इसको कॉपी में लिख लो फटाफट, कौन सा रिफॉर्म्स कब आया था, मतलब किस देश में कब आया था। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन चाइना इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि कब कौन सा पहले आया। तो क्लास ये आपको तभी पता होगा जब थोड़ा बहुत पता होगा, आपको चैप्टर पढ़ा होगा आपने लास्ट वाला। तो मैं आपको बता देता हूँ, कॉपी में जरूर लिख लेना क्लास, क्या पता किसी एक का ही आ जाए, इस तरह से मैच करने के लिए ना बोले, किसी एक का आ जाए। तो देखो ये जो ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन है वो बेसिकली जो आया है क्लास, वो आया 1966 से 1976 तक चला वो। ठीक है, जीएलएफ कैंपेन ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये उससे पहले आ गया था 1958 से 1962। किसकी क्लास, माओ, माओ जेडोंग। ध्यान रखना, माओ जेडोंग की अगुवाई में आया था, वहां पे वही फादर थे उस टाइम क्लास, कम्युनिस्ट पार्टी के वही लीडर थे। और इकोनॉमिक रिफॉर्म तो मैंने आपको अभी बता दिया क्लास, बताओ कब आया था, 1978। और जो 5 ईयर प्लान था वो था 1953 से 1957, यानी हमारे बाद। तो 1953 से तो अब सबसे पहले कौन सा है इसके अंदर, सबसे पहले क्लास इसके अंदर आ गया आपका सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो है क्लास ये 5 प्लान। तो आप इसको देखो कौन सा ऑप्शन 4 है, तो 4 में 2 है। तो फिर देखते हैं सेकंड नंबर पे कौन था, 1953 से 1957, ये आ गया। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड सेकंड टाइम है, तो दूसरा ऑप्शन 2 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक है। पहले फोर्थ ऑप्शन, फिर 2, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो गलती मत करना क्लास, आप ईयर जो है कोशिश रखना, अगर ईयर ना याद हो इसको ऑर्डर जरूर याद कर लेना कि ऑर्डर क्या है। ठीक है, सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ, क्लास सोलर एनर्जी में क्या होता है, जो सोलर पैनल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करता है, किसकी हेल्प से क्लास, फोटोवोल्टाइक सेल। तो आप ध्यान रखना कि ये आप थोड़ा ध्यान रख लेना, ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगा इसमें, बस फोटोवोल्टाइक सेल ध्यान रखना, जो किस में यूज़ होता है, सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी में।
इन 1995 द कार्वे कमेटी, जब भी बात आए कार्वे कमेटी की, तो उन्होंने बेसिकली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उसको डेवलपमेंट के लिए काम किया था। तो उन्होंने क्लास बोला कि जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है आप उसका डेवलप करो, तभी आपका जो देश है वो डेवलप हो पाएगा। तो कार्वे कमेटी में जो मेन फोकस था वो किस पे था? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एमिंग द ग्रोथ, आप लिखना फिल इन द ब्लैंक्स में, एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, फुल फॉर्म लिखना एग्जामिनेशन में। A dash type of employment marginal product gained by the employing one additional unit of labor is zero. आप एक एडिशनल लेबर तो लगा रहे हो, लेकिन उससे जो आउटपुट मिल रहा है वो आपको जीरो मिल रहा है। कहने का मतलब क्या है? लेबर काम कुछ भी नहीं कर रहा है। मतलब पहले 4 एम्प्लॉय जितना काम करते थे, अभी भी 5 एम्प्लॉय उतना काम करते हैं। क्लास इसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कौन सा होता है क्लास? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग डज नॉट कंप्राइज ऑफ, एग्रीकल्चर मार्केटिंग डज नॉट कंप्राइज ऑफ, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर क्या क्या नहीं आता? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट। क्लास देखो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर ट्रांसपोर्टेशन आता है, ग्रेडिंग आता है, प्रोडक्ट का स्टोरेज आता है, लेकिन जो क्रेडिट है वो नहीं आता है। क्लास वो अलग पॉइंट है, वो रूरल क्रेडिट के अंदर आता है। तो क्लास इसमें क्रेडिट टेकन टू मीट एक्सपेंडिचर, ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग का हिस्सा नहीं है। चलो फटाफट जरा मैच करो, वीडियो पॉज करो, आप मैच करो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर मैं बताता हूँ, देखो आप मैच करना, आपका सही है गलत। ठीक है, चलो। लैंड सीलिंग क्या होता है? लैंड सीलिंग का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक हद से ज्यादा जमीन हुई, सरकार उसको जब्त कर लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट इतनी है, आप उससे ज्यादा होगा सरकार जब्त कर लेगी। लैंड रिफॉर्म्स तो होता है रूल रेगुलेशन रिगार्डिंग टू लैंड ओनरशिप। ग्रीन रेवोल्यूशन, ध्यान रखना क्लास, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या करते हैं क्लास? हम लोग HYB सीड्स को इंट्रोड्यूस किया हम लोगों ने। मार्केट सरप्लस का मतलब क्या है क्लास? जो एक्स्ट्रा पोर्शन बचा हुआ है एग्रीकल्चर का, वो मार्केट में बेचेंगे। यानी कि हमने अनाज जो उगाया है, जो बचा, हम उसको क्या करेंगे? बेचेंगे। ठीक है, जो एक्स्ट्रा अनाज है हम उसको क्या करेंगे? सेल करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। चलो, ये तो आप सबको पता होगा क्लास, ऐतिहासिक दिन था इस टाइम, जहां पे नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस कर दिया कि रात 12 बजे से सारे नोट्स बंद हो जाएंगे। तो 8 नवंबर 2016 की डेट थी वो, तो ये बिल्कुल सही है। डीमोनेटाइजेशन कब आया था? 8 नवंबर 2016। आप मुझे हर कोई बताओ, जीएसटी कब आया था? बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, जीएसटी कब आया था? पूरा डेट बताओ, 16 में, 18 में, या 19 में कब आया था, और कौन सी डेट को जीएसटी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ? ये आपको बताना, हर किसी को ध्यान रखना। पेपर में आ गया तो मत रोना, फिर अभी बताओ। दो टैक्सेस बताओ जहां पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स को मर्ज कर दिया गया। क्लास सबसे पहला था सर्विस टैक्स, दूसरा था वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको गुड्स टैक्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो वैल्यू एडेड टैक्स था वो सेल्स टैक्स। तो इनको बेसिकली मर्ज किया गया, जिसकी वजह से आ गया जीएसटी। इनके अलावा और भी टैक्सेस को मर्ज किया गया है, ये ध्यान रखना है। जीएसटी का मिनिमम रेट आपको बताना है और मैक्सिमम रेट बताना है। क्लियर है? आप बताओ जीएसटी का मिनिमम रेट क्या है और मैक्सिमम रेट क्या है। और कस्टम ड्यूटी ध्यान रखना, कस्टम ड्यूटी जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं होता, एक्साइज होता है, कस्टम नहीं होता है। ओके, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ द स्टेटमेंट। आपको करेक्ट पेयर बताना है स्टेटमेंट का। एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टू फ्रांस, आपने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया फ्रांस में, तो सॉफ्टवेयर तो इंटेंजिबल है। ठीक है, और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट है उसमें गुड्स और सर्विस दोनों आता है। तो अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, यानी फर्स्ट का 4। इंपोर्ट ऑफ मशीनरी यानी कि डेबिट आएगा, वो भी करंट अकाउंट में। ठीक है, तो डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। रेमिटेंस, आपके जो वो है, मतलब रिलेटिव जो है, वो विदेश में रहते हैं, आपने उनको पैसा दिया, अगर आपने उनको पैसा दिया तो ये भी आएगा करंट अकाउंट में। ठीक है, डेबिट साइड पैसा चला गया। और इन्वेस्टमेंट, एप्पल, एप्पल इन्वेस्टमेंट करता है तो क्लास ऑब्वियस है वो कहाँ पे है? कैपिटल। इन्वेस्टमेंट और लोन कहाँ पे आता है? कैपिटल में। ठीक है, और बाकी सब करंट में। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मिड डे मील, मिड डे मील होता है क्लास जहाँ पे दिन में मील दिया जाता है बच्चों को स्कूलों स्कूलों में, तो वो कैसा एक्सपेंडिचर है क्लास? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्लियर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्राइमरी डेफिसिट, बताओ फटाफट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। और फिस्कल डेफिसिट का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, बता दो जरा। फिस्कल डेफिसिट का दूसरा नाम है बोरोइंग्स। फिस्कल डेफिसिट का जो दूसरा नाम है वो क्या है क्लास? बोरोइंग्स।
और इंटरेस्ट पेमेंट फिजिकल डेफिसिट माइनस कर देंगे तो हमारे पास जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। स्टेट ट्रू और फॉल्स। मैनेज फ्लोटिंग, क्लास डर्टी फ्लोटिंग बोलते हैं इसको। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट होता है जहां पे रेट तो मार्केट डिसाइड करेगा, लेकिन क्लास कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई का भी उस पर कंट्रोल रहेगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब डोमेस्टिक करेंसी हैवीली डेप्रिशिएट हो जाती है तो उस टाइम क्लास कंट्रोल किसके ऊपर आ जाता है? कंट्रोल आता है आरबीआई के ऊपर। आरबीआई करेंसी की सप्लाई को बढ़ा देता है, फॉरेन करेंसी की सप्लाई को बढ़ा देता है ताकि एक्सचेंज रेट रहे डिजायर्ड लिमिट्स के अंदर। इन एन इकोनॉमी ब्रेक इवन पॉइंट एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लास ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है? एस इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पॉइंट में क्या होता है? ए एस जो है, वैसे ए एस तो आपको पता है क्लास, जो है वो वाई के बराबर होता है। ए एस तो वाई के बराबर है। और एक्स एंटी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। क्लास सेविंग और इन्वेस्टमेंट ये इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। अब बात को समझना, इक्विलिब्रियम अगर है एस इक्वल टू आई तो ब्रेक इवन भी उसी पॉइंट के बराबर होगा, मतलब तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? जीरो। तो जब ये जीरो हो जाएगा तो उस टाइम पे ब्रेक इवन पॉइंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे व्हेन एस इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट, द मॉनेटरी पॉलिसी जनरली टारगेट टू इंश्योर। जो मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी पढ़ते हो आप, तो मुझे बताओ सब लोग जरा कमेंट सेक्शन में, मॉनेटरी पॉलिसी में कंट्रोल किसके पास है? मॉनेटरी पॉलिसी में कंट्रोल किसके पास है? सरकार के पास या आरबीआई के पास? तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी क्या चीज के लिए लगाया जाता है? प्राइस स्टेबिलिटी के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, क्लास इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। तो ये सब पॉइंट क्लास इररेलेवेंट है। तो मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। और कौन लगाता है? आपने कमेंट कर दिया होगा अब तक। तो सही आंसर है इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, नेम एनी टू क्वांटिटेटिव टूल्स। क्लास क्वांटिटेटिव टूल्स क्लास क्रेडिट क्रिएशन के बहुत सारे हैं, लाइक रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, आप एलआरआर कह सकते हो, ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्लियर है? ये सब क्वांटिटेटिव टूल्स हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन नेवर बी। क्लास एपीसी क्या नहीं हो सकता? क्लास एपीसी का फॉर्मूला मुझे बताओ क्या होता है? एपीसी सी अपॉन वाई। तो क्या सी कभी जीरो हो सकता है? बिल्कुल नहीं। कंजप्शन तो कुछ ना कुछ होगा। क्या साल भर में देश का कंजप्शन जीरो आएगा? नहीं। तो एपीसी जो है वो कभी भी क्लास क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि सी कभी जीरो नहीं हो सकता। आप सब मुझे बताओ जरा फटाफट कमेंट में कि एट ब्रेक इवन पॉइंट एपीसी की वैल्यू क्या होगी? एट ब्रेक इवन पॉइंट एपीसी की वैल्यू क्या होगी? मैंने पहले ही पूछा था, फटाफट बताओ सब लोग। इंटरमीडिएट कॉस्ट गुड्स क्या होता है? विच इज नॉट येट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर। ध्यान रखना, विच इज रेडी टू यूज बाय द फाइनल यूजर वो गया फाइनल गुड्स, और विच इज नॉट येट रेडी टू यूज बाय फाइनल यूजर वो होता है इंटरमीडिएट गुड्स। लाइक क्लास, अगर एक किसान ने इंसेक्टिसाइड्स खरीदा, पेस्टिसाइड खरीदा, स्कूल वाले ने चौक डस्टर खरीदा, तो ये सब क्या है? इंटरमीडिएट गुड। लेकिन स्कूल वाले ने स्कूल बस खरीदा तो वो फाइनल गुड्स है। प्लीज फाइनल गुड्स का इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस, इसके कंपोनेंट याद कर लेना, एग्जामिनेशन में बिल्कुल पूछा जाएगा। अपना लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद आप मुझे बताओगे कि आपका स्कोर कैसा रहा। मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट है। आगे की और वीडियोस लेके आऊंगा आज आपके लिए, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है। लास्ट मेरा ऑल द बेस्ट वीडियो आप सबके लिए। कल आपका एग्जामिनेशन है कंपार्टमेंट का। सारे बच्चे जम के आज पूरे दिन रात लगा दो। स्ट्रैटेजी जो बनाऊंगा क्लास उसको फॉलो कर लेना आराम से एग्जामिनेशन में। बाकी पढ़ तो आपने सब लिया, मैंने कंटिन्यू मेहनत करी, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया, थैंक यू वेरी मच। और आखिरी क्वेश्चन साथ हम वीडियो को आज एंड करेंगे। इसको लाइक करना मत भूलना, अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। सब्सक्राइब कर लें क्लास चैनल को, ताकि टिल एग्जाम रिजल्ट तक भी हम जुड़े रहें, और रिजल्ट की सबसे पहली गुड न्यूज़ हम ही दें आपको। द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर डैश। क्लास जो मनी मल्टीप्लायर है, ठीक है, डिपॉजिट मल्टीप्लायर, वो इंक्रीज डिक्रीज या रिमेन्स अनचेंज विद इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो। ध्यान रखना, रिजर्व जितना ज्यादा बढ़ेगा मनी उतना ही कम क्रिएट होगा। खुद सोचो ना, पैसे जितना ज्यादा कमर्शियल बैंक बढ़ाते चले जाएगी, रिजर्व अपने पास रखेगी, मल्टीप्लायर उतना ही क्या होगा क्लास? कम होगा। ठीक है, डिक्रीज सही आंसर है, डिक्रीज। आप खुद सोचो, अगर आपने 1,000 रुपए बैंक में जमा किए, बैंक उसका 200 रुपए जो है वो रख लेता है रिजर्व, मान लो 800 का लोन देता है। अगर बैंक 300 का रुपए रख लेगा तो लोन कम जाएगा, तो लोन फिर वापस घूम के भी कम आएगा, पैसा कम जाएगा, खर्चा कम होगा, मल्टीप्लाई कम होगा। तो ध्यान रखना कि जो मनी मल्टीप्लायर है, डिपॉजिट मल्टीप्लायर, उसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है क्लास रिजर्व के साथ। रिजर्व जितना बढ़ेगा मल्टीप्लाई उतना कम होगा, रिजर्व जितना घटेगा मल्टीप्लाई उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, सो आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपके कितने स्कोर आए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। एग्जामिनेशन में सारा अटेम्प्ट किस तरीके से करना है उसकी वीडियो भी आज आ जाएगी।